फ्रेंड्स। तो 2 दिसंबर को आपका साइंस का सीबीएसई का एग्ज़ाम है। ओके, सोशल साइंस का एग्ज़ाम आपने दे दिया है। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जा कर के देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर पूरा जो सिलेबस है वो कैसे आपको कवर करना है, जो भी दे रखा है सीबीएसई ने। ठीक है, तो आज ये वीडियो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। मैंने बहुत कोशिश की, जो कॉन्सेप्ट्स को मैं जितना प्रिसाइज कर सकती थी उतना मैंने प्रिसाइज किया है और बहुत इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करी है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाए और टाइम भी कम से कम लगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट वीडियो है ये। और इसके अलावा इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक ही वीडियो में। ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग के लिए अलग से कोई वीडियो देखना पड़ेगा या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए, नहीं, एक ही वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इसके बाद मैं केमिकल रिएक्शंस के बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे बनाऊंगी वीडियो, फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स पे। मतलब जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर होने वाला है एक सिंगल चैनल पे। और एक बात ध्यान रखना, एक ही इंसान को फॉलो करो। ठीक है, 2 दिन का टाइम पीरियड है। अगर चैनल चेंज करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप एक ट्यूटर के पास जाते हो तो जो ट्यूटर पढ़ाता है वही आप पढ़ते हो। ठीक है, तो कम से कम वो तो सीख जाओगे जो वो ट्यूटर आपको देना चाह रहा है। ठीक है, ये मत सोचो कि इस टाइम ये वीडियो कैसी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ मत सोचो। कोई भी एक अच्छा सा टीचर यूट्यूब पे ढूंढो, आज का टाइम लगाओ और फिर कल परसों उसे ही फॉलो करना। चैनल मत चेंज करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, गो। यस फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो मैं पढ़ाती जाऊंगी ना उसको नोट डाउन मत करो। ठीक है, नोट डाउन मत करना, उसमें लगेगा टाइम। कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि वैसे भी आपको लिखना तो है नहीं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो, इसको समझ लो, लिखना मत। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, जैसे कि ये पूरे मैंने एक पेज बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने फ़ोन में एक फाइल बना के सेव कर लेना, चैप्टर 1 साइंस। ठीक है, तो उसको आप एग्जाम से थोड़ी देर पहले वो पूरी फाइल खोल के चेक कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस कब होते हैं? केमिकल चेंज जब होते हैं जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तब केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस के बारे में और फिजिकल चेंजेस के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले से, क्लास 6 में ये चीज पढ़ाई जाती है। ओके, कैसे किसी भी केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करेंगे? अगर चेंज इन स्टेट आ रहा है, यानी कि स्टेट चेंज कर रही है किसी भी सब्सटेंस की। स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो यानी कि केमिकल चेंज हुआ है। इसी तरीके से अगर कलर चेंज हो रहा है तो मतलब केमिकल चेंज हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कोई गैस निकल रही है उस पर्टिकुलर जगह से, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मतलब केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज कब होगा? जब केमिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक उसी के बारे में, चलिए मूव करते हैं। पिछले वाले का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना एज इट इज। ठीक है, जब एग्जाम हॉल में जाने से थोड़ी देर पहले रिवीजन करते हो तो इसी का रिवीजन कर लेना, बहुत कुछ इसमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें मैग्नीशियम का एक रिबन है, उसको जलाया जाता है तो उसमें से व्हाइट कलर का जो पाउडर निकलता है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और वहां पे जो आग जल रही होती है बहुत व्हाइट डेजलिंग होती है, यानी चमकदार एकदम, समझ रहे हो? तो एक्टिविटी दे रखी है मैग्नीशियम से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे इतना महत्व दिया है कि कम से कम 2-2.5 पेज खाली इसी रिएक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप इसे सीरियसली लेना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी किसी चीज को स्थान दे रही है अपनी किताब में तो उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो मैग्नीशियम, इसकी अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखें, क्या लिखें? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? शब्दों में लिखना, यानी ऐसे पूरा मैग्नीशियम लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट है वो मिलता है दूसरे रिएक्टेंट से और मिलकर के क्या बनाते हैं? दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल हो गया, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट, सिंपल। अच्छा, अब इसको मैग्नीशियम का आप जानते हो एब्रीविएशन होता है Mg, है ना? इसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है O।
और O जो है वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, हमेशा ऑक्सीजन के दो एटम्स एक साथ मिलकर के रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, है ना। तो O2 Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO, ठीक है, ओके। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्यों बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, अभी बताती हूँ। चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन के दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स आपको चेक करने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो यहाँ पे एक है, और इधर साइड कितना है मैग्नीशियम का, एक ही है। ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ दो है, यहाँ कितना है, यहाँ एक है, सही है। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन यानी ढांचा इक्वेशन। अभी हम इसको बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। उसका भी पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी एकदम डिटेल में, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इफ अगर आपके नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों तरफ, यानी 1 2 1 2, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब मैग्नीशियम का भी एक एक एटम है दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दो दो एटम है, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आगे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड ना हो। पूरा कंटेंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो सब एनसीईआरटी का है, पूरा का पूरा, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रखने होते हैं रिएक्टेंट, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड पे हमें रखने होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अभी हमने बैलेंस और अनबैलेंस शब्द इससे पहले वाले उसमें देखा था शीट में, तो फिर ये बताइए कि बैलेंस और अनबैलेंस होती क्या है। तो पहले समझेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर आपको याद हो तो मैं बताती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी ना तो बनाया जा सकता है ना उसे खत्म किया जा सकता है, तो इसका मतलब भस्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मास है वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहेगा। और अगर आपने क्लास 9 के लॉज अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आई होप कि ये बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना। नहीं पढ़ा है तो भी इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ना मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब जितना मास आपने रिएक्टेंट्स का रखा था उतना ही प्रोडक्ट में निकल कर आएगा। समझ गए आप। जैसे वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाले, तो मान लीजिए आपने 4 कपड़े डाले तो निकल के भी 4 ही आएंगे ना धुलने के बाद, 5 तो नहीं हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन खुद से कपड़े क्रिएट नहीं करेगी, है ना। वो जो आप डालोगे वही आपको आउटपुट देगी सेम नंबर में। इसी तरीके से जितना मास आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स में रखोगे उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलेगा। यानी कि इसको एक लाइन में बोलूं तो टोटल मास रिएक्टेंट्स का बराबर होगा टोटल मास प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब ये तो हुई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात। बैलेंसिंग क्या होती है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम है वही प्रोडक्ट्स के भी नंबर ऑफ एटम होने चाहिए हर एलिमेंट के। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अब इसके अंदर कुल मिला के 7 स्टेप हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है वो आखिरी वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीच के भी एक आध स्टेप मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाली पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारा एग्जाम्पल। यहाँ मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप समझते रहो, मैं पूरा लिख दूंगी तो खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इनके अराउंड बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स में प्लस साइन के अलावा जो भी लिख रहा है उसमें आपको बॉक्सेस बनाने हैं इस तरीके से। मॉलिक्यूल्स जो भी इन्वॉल्व हैं या जो भी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं उन सबके आपको बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद दूसरे स्टेप में ये करना है कि जैसे हम बात करते हैं Fe की यानी आयरन की,
तो आयरन है, फिर H2 है, फिर ऑक्सीजन है, तीन ही चीजें इस पूरे रिएक्शन में इन्वॉल्व है, H है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने आयरन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने आयरन है। रिएक्टेंट वाली साइड पे एक आयरन है Fe, ठीक है। यहाँ पे कितने, 3 है, क्लियर। यहाँ पे 3 लिख रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कितने हैं, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब सबसे पहले आपको करना ये है, ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या था, सॉरी ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 था बॉक्स ड्रॉ करना। स्टेप नंबर 3 क्या है कि आप सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा नंबर वाला एटम है, एलिमेंट है, उससे शुरुआत करो। तो सबसे ज्यादा नंबर वाला है ऑक्सीजन। तो अब मैं बात करती हूँ खाली ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड 1 है, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड कितना है, 4 है। अगर मुझे 1 को 4 बनाना हो तो क्या करूंगी मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4, सिंपल है। तो अब हम क्या करते हैं कि जहां पर भी ऑक्सीजन लिखा हुआ है उसके इधर साइड 4 लिख दो, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स लगेंगे वाटर के। इसको एज इट इज रहने दो, H2O और Fe3O4 प्लस H2। अब क्या करो, अब ये तो हो गए 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, है ना, ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। बट इससे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन के नंबर में भी तो चेंज आएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन पहले 2 थे रिएक्टेंट वाली साइड पर, अब कितने हो गए, 4 इंटू 2 हो गए। ये 9th क्लास में आपने सब पढ़ रखा है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही क्या हो रहा है। 4 इंटू 2 हो गए, तो ये हो गया 8, यहाँ लिख दो 8, सही है। अब आयरन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ये स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ बॉक्स बना रखा है इस तरीके से। अब आप सोचो कि अगर 2 को 8 बनाना हो तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 4 लिख दिया हमने, सही है, ये 8 हो गया। अच्छा, आयरन का कैसे करेंगे बैलेंसिंग, आयरन की कैसे करेंगे बैलेंसिंग। हाँ फ्रेंड्स, तो 1 को हम 3 कैसे बनाएंगे आयरन के केस में, क्योंकि अब हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है ना, बचा क्या, आयरन। आयरन को कैसे करेंगे आप बैलेंस, आयरन को बैलेंस करने का तरीका है 1 को 3 बना दो। 1 को 3 बनाने का तरीका 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर 3 लिख दो। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बट अब भी ये पूरी तरह बैलेंस नहीं है, पूछो क्यों नहीं है। इसमें एक आखिरी स्टेप इन्वॉल्व है। आखिरी स्टेप ये कहता है कि ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जिस भी फिजिकल स्टेट में है उस फिजिकल स्टेट को डिनोट करो। यानी कि मान लो आपका फेरस है, तो फेरस कौन सी स्टेट में रहा होगा, सॉलिड में रहा होगा। आपका H2O है, तो ये क्या है, एक्वस है ना। आपका फेरस ये सॉलिड होगा, है ना, ओके। और ये क्या है आपका गैस। तो इन सभी की स्टेट भी आपको साथ में लिखनी होती है। तो अब आपका रिएक्शन हो गया 2FeS प्लस 4H2O एक्वस फॉर्म्स Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस, ओके। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, है ना। S लिखते हैं हम सॉलिड के लिए, L लिखते हैं हम लिक्विड के लिए, और AQ लिखते हैं हम एक्वस यानी सोल्यूशन के लिए, और G लिखते हैं हम गैस के लिए, ठीक है। आई होप इसका आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये समझ लेना, अभी तक की एनसीईआरटी में जो भी लिख रहा था एक्टिविटीज को छोड़ के, कुछ एक्टिविटीज मैंने स्किप करी है, बाकी सब कवर हो गया, ठीक है। आपका होगा तो एक्टिविटीज भी अलग से मैं बना दूंगी वीडियो। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और दे रखी है बुक में, तो मैंने कहा वो भी लिखकर आपको बता दूं। ये थोड़ी सी मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है, ताकि आप लोग को इसमें ये है कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस तब माना जाता है जब आप उसकी केमिकल रिएक्शन की स्टेट, मतलब सॉरी स्टेट नहीं, जो प्रोसेस है वो भी साथ में लिखे, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे सनलाइट एक कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए, इस तरीके से क्लोरोफिल, तो एरो पे आप लिखते हैं, उसके बाद में आप प्रोडक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। तो एरो के बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन है ना। तो ये आपकी बेसिकली रिएक्शन है काय की, फोटोसिंथेसिस की। चाहो तो इसको याद कर लो, ओके।
तो फ्रेंड्स अब पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो इन टोटल जो बुक के अंदर दे रखी है वो है 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस। ओके, 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक बात ये समझ लीजिए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिलेबस में कहीं से भी सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर, आप जवाब दे पाएंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीज आती है। ठीक है, तो एंड टाइम पे रट्टा तो बिल्कुल भी मत मारिए, वरना होगा ये सवाल किसी टॉपिक का और जवाब किसी टॉपिक का आप देकर आ रहे होंगे, उल्टा सीधा करेंगे पूरा मिक्सअप। तो ये जो टाइम है ना, इसमें 2 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट जो भी सही हो पा रहे हैं उन्हें सही करो, रटना मत। बहुत सारे लोग कहते हैं ये फॉर्मूले रट लो, ये रिएक्शन रट लो, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम टाइम में जाके और जो साल भर थोड़ा बहुत पढ़ा था उसकी भी मतलब वेस्टेज हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए उसको सही रखने के लिए एंड टाइम पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, रटने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, समझ लो क्या जाएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन उसकी दे रखी है, ये बुक से कॉपी करी है मैंने, एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन दे रखी है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और उसकी वजह से नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स का टूटना और बनना, यही है केमिकल रिएक्शन का काम। बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे हमने और किसी फ्रेंड ने हाथ पकड़ रखा है, अब मैंने इससे हाथ